नमस्कार। जानकारी और सूचनाओं से भरपूर कार्यक्रम चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दूरसंचार विभाग को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से डिजिटाइजेशन के युग में चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। अगर आप देखिए तो जिस तरीके से सोशल मीडिया के दौर है, हर हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है और इंटरनेट है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो साइबर फ्रॉड है उसके खतरे बढ़ जाते हैं और इसके साथ ही साथ डिजिटल अरेस्ट की बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं जो भारत के नागरिक हैं अपनी गाढ़ी कमाई इन तरीके से जो है कहीं ना कहीं नुकसान उनको हो रहा है। दूरसंचार विभाग क्या कुछ करता है, सबसे पहले आपको इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि दूरसंचार विभाग भारत सरकार का एक मंत्रालय के थ्रू चलने वाला विभाग है और इसके साथ ही ये नागरिकों को सुरक्षा और सुविधा हेतु कई महत्वपूर्ण पहले प्रदान की गई हैं, जिनमें संचार साथी ऐप एक प्रमुख योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दूरसंचार उपभोक्ताओं को वित्तीय धोखाधड़ी, मोबाइल कनेक्शन के दुरुपयोग एवं साइबर अपराधों से बचाना तथा उन्हें जागरूक करना है। इस दिशा में दूरसंचार विभाग ने देशव्यापी स्तर पर अब तक 43.77 लाख से अधिक मोबाइल फोन्स ब्लॉक किए हैं और 5.5 करोड़ मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए हैं और 75,410 से अधिक सिम विक्रेताओं को ब्लैकलिस्ट किया है। राजस्थान राज्य में 1.43 लाख से अधिक हैंडसेट ब्लॉक किए गए हैं, 24.16 लाख कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए गए हैं और 781 से अधिक सिम विक्रेताओं को ब्लैकलिस्ट किया गया है। साथ ही देश भर में 27.11 लाख से अधिक खोए व चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट ट्रेस किए गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिनमें से लगभग 1200 करोड़ रुपए मूल्य के 7.77 लाख हैंडसेट बरामद किए जा चुके हैं। और इसके साथ ही साथ एक आंकड़ा आपको और पेश करना चाहूंगा, चूंकि जिस तरीके से सरकार ने या इस विभाग ने जो हमको जारी किए हैं, राजस्थान में रिकवरी दर जो है वो 44.87% रही। वहीं 98,830 हैंडसेट ट्रेस और लगभग 67 करोड़ मूल्य के 44,341 हैंडसेट बरामद कर नागरिकों को सौंपे गए हैं। इतनी सारी चीजें जो संचार विभाग है इस वक्त कर रहा है और संचार विभाग इसके आगे क्या कुछ रणनीति कर रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुकेश कुमार चौहान जी। आप अपर महानिदेशक हैं दूरसंचार विभाग राजस्थान के। सर, आपका सबसे पहले तो डीडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से हमने अभी जो आंकड़े और जो डेटा दर्शकों तक पहुंचाए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इस तरीके से तो दर्शक या यूँ कहें कि जो एक उपभोक्ता है वो देख ही नहीं पाता है कि दरअसल चीज़ें चल क्या रही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो असल टीम काम कर रही होती है वो आपकी होती है। सर, डिजिटाइजेशन के इस युग में आपका विभाग क्या कुछ जिम्मेदारियां निभा रहा है? सर्वप्रथम सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार और दूरदर्शन का मैं आभारी हूं कि मुझे इन बातों पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे यह मौका दिया है। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा सभी नागरिकों को कि दूरसंचार सेवाएं आज के समय में हम सबके लिए एक ज़रूरत बन गई हैं। आज से 20-25 साल पहले हम ये कह सकते थे कि ये एक लग्जरी है, एक ऑप्शनल आइटम है, लेकिन आज के डेट में ये हमारे लिए सबके लिए ज़रूरत बन गई है और रोज़मर्रा के हम हर पहलू में जीवन के कहीं ना कहीं हम दूरसंचार सेवाओं को इस्तेमाल करते हैं और उसमें सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण रोल है वो मोबाइल फ़ोन का है। हम लैपटॉप भी यूज़ करते हैं और बहुत सारी चीज़ें और भी यूज़ करते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और जब जिन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो चीज़ें हमें ऑनलाइन की सुविधाएं प्रदान करती है, तो ऑब्वियसली सुविधा के साथ कुछ खतरे हमेशा आते हैं, क्योंकि जब भी हम कई चीज़ों को दूसरे ढंग से करने की कोशिश करते हैं तो दूसरे समस्याएं भी साथ साथ उनके साथ लगी रहती हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी समस्या जो आजकल आ रही है आतिक जी, जिसको हम साइबर फ्रॉड कहते हैं और जो वित्तीय धोखाधड़ी होती है, अगर मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूँ तो पिछले वित्त वर्ष में ये भारत सरकार के ऑथेंटिक आंकड़े हैं, करीब 23,000 करोड़ का वित्तीय धोखाधड़ी भारत में नागरिकों के साथ हो चुका है। बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है और इससे हम ये कह सकते हैं हर तबके का आदमी इससे प्रभावित रहता है
और इसलिए भारत सरकार की ये प्राथमिकता है हमेशा, और इसमें कई पहल हमारी हमेशा रहती है कि इन वित्तीय धोखाधड़ी को कम से कम किया जाए। और कम से कम करने का सबसे बड़ा साधन यही है कि जो इस्तेमाल करते हैं नागरिक मोबाइल फोन को, उन्हें ये जागरूकता प्रदान की जाए, उन्हें ये जानकारी दी जाए कि आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे आगे के चल के आप इन वित्तीय धोखाधड़ी से बच सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर मान लीजिए हम लोग यहाँ बातचीत कर रहे हैं, हम आपके पास भी मोबाइल है, मेरे पास भी मोबाइल है, हम भी ठगी का शिकार हो सकते हैं। मान लीजिए मेरे साथ कोई ठगी अगर हो गई है, इस वक्त मेरे साथ हो गई है, तो पहला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, किन प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए? जी देखिए, इसमें मैं दो तरह से इस बात को जवाब देना चाहूंगा कि एक तो है कि आपके साथ वित्तीय धोखाधड़ी हो गई, आपके साथ कोई इंसिडेंट हो गया, तो वो करना है तो उसके लिए भारत सरकार का 1930 एक नंबर है, साइबर क्राइम नंबर। आप तुरंत उसको वहां जाके पोर्टल पे आप उसकी जानकारी दीजिए, जो भी डिटेल्स है वहां भरिए, तो आपकी जानकारी रिकॉर्ड हो जाएगी और पुलिस उसमें एक्शन में आ जाएगी। ठीक है, जो भी विभाग है उन कार्रवाई। लेकिन ये तो है इंसिडेंट होने के बाद, लेकिन हमारी ये पहल है भारत सरकार की तरफ से कि इंसिडेंट होने से पहले ही लोगों को जानकारी दे दी जाए कि आप उसको कैसे बच सकते हैं। तो उस प्रक्रिया में संचार साथी जो पोर्टल और ऐप है जो भारत सरकार ने लॉन्च किया है, उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये आपको सस्पेक्टेड केसेस, ठीक है, देखिए मैं अगर 2 मिनट समय आपका लूं तो कि अगर आपके पास कोई फोन आता है, हम लोग के पास ज्यादातर हम क्या करते हैं, आपके पास एक फोन आया, आपको लगा ये सस्पेक्टेड है, किसी ने आपको धमकी दी, कुछ लगा, तो हम उसको ब्लॉक करके छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ब्लॉक करने से खाली आप अपना भला कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको रिपोर्ट करते हैं संचार साथी पोर्टल पे, ऐप पे, तो वो डेटाबेस रजिस्ट्री में रिकॉर्ड हो जाता है, और वही फोन अगर दूसरा किसी को करना चाहेगा तो वो ब्लॉक हो जाता है वहां पे। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई फ्रॉड कॉल आती है और मैं उसको रिसीव करता हूं और मुझे पता है फ्रॉड कॉल है, तो उसको मैं रिपोर्ट करूं या फिर उसको आपको जानकारी दूं संचार साथी ऐप के थ्रू? ऐप और पोर्टल के अपनी बात कंटिन्यू करें। आप संचार साथी ऐप और पोर्टल में उसकी जानकारी देके आप अपना ही नहीं, अपने सारे नागरिकों को आप भला दे रहे हैं, उनको आप फायदा पहुंचा रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण उसका वो है मद है उसके अंदर, जो संचार साथी पोर्टल और ऐप को यूज करके आप खुद भी बच सकते हैं, औरों को भी बचा सकते हैं। जी, और कुछ संचार साथी ऐप के ऊपर अगर मैं आपको 2-4 चीजें और बताना चाहूँ। बिल्कुल सर, क्योंकि ये बहुत हॉट टॉपिक रहा है, क्योंकि जब ये चीजें आई तो बहुत तेजी से लोगों ने इसको डाउनलोड करना शुरू किया और काफी ज्यादा अहम कारगर साबित हो रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा आप डिटेल से संचार साथी ऐप के बारे में भी बताएं। संचार साथी ऐप में जो उसके 4 मेन मॉड्यूल हैं, जिनको हम बोलते हैं, जिसके अंदर आप 4 अलग अलग आपको इंटरफेस मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला है चक्षु पोर्टल, जिसकी अभी हमने बात भी की कि आप उसके अंदर धोखाधड़ी, कोई आपको व्हाट्सएप कॉल आ रहा है, कोई आपको ईमेल आ रही है, या कुछ भी आपको टेलीकॉम माध्यम के जरिए से कुछ आपको सस्पेक्टेड लग रहा है, जैसे किसी ने आपको, आजकल आप देखते होंगे कुछ समय पहले हमने देखा था कि आपका लाइट कनेक्शन कट जाएगा 24 घंटे में, या आपका कोई चालान आ गया है, आपको चालान आ गया, जल्दी इस लिंक पे क्लिक करिए नहीं तो आपका वो कट जाएगा। तो इन चीजों में आप जब भी आपको पता चलता है कि सस्पेक्टेड केसेस हैं, तो आप तुरंत उसके डिटेल्स आप लेके चक्षु पोर्टल पे जाके आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे आप वित्तीय धोखाधड़ी से खुद भी बचें और औरों को भी बचा सकते हैं। जी, दूसरी बड़ी बात है कि अगर आपका मोबाइल हैंडसेट खो जाता है, ठीक है, तो मोबाइल हैंडसेट खो जाने से अक्सर ये धारणा होती है कि लोग पुलिस के पास जाने में, कंप्लेन करने में थोड़ा झिझकते हैं, या कई बार थोड़ा उनको लगता है कि टाइम नहीं है, समय भी नहीं है। तो इसके लिए CEIR पोर्टल है उसके अंदर, जिसके अंदर अगर आपका मोबाइल फोन खो जाए या चोरी हो जाए तो आप उसके अंदर जाके अपनी डिटेल भर सकते हैं। और उसकी सबसे बड़ी बात है, आपको कहीं नहीं जाना है, ऑनलाइन आप घर बैठे पोर्टल पे उसको रजिस्टर कर सकते हैं, और रजिस्टर करने के साथ ही वो डिटेल सारा जो आपका एड्रेस के हिसाब से पुलिस थाना होगा वहां उसकी जानकारी पहुंच जाती है कि फला फला आदमी का ये मोबाइल एयरसेट चोरी हो गया, और फिर पुलिस अपनी हरकत में जो भी उनके प्रोसीजर होते हैं उनकी ढूंढने में लग जाती है। ठीक है सर, मेरा एक सवाल ये भी है, कई बार चीजें ऐसी निकल करके आती हैं कि मेरे नाम से, मेरे नाम से कई बार बहुत सारे सिम एक्टिवेटेड चलते रहते हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं। इसकी खबर रखने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है? कोई इस तरीके से कोई व्यवस्था, या फिर संचार साथी ऐप के थ्रू पता करें कि कितने मेरे नाम से कितने सिम आजकल के दौर में चल रहे हैं? जी, तो इसके अंदर ये सुविधा है कि अगर कि आप अपना वो डाल के, जी बिल्कुल, आप अपना आधार नंबर वगैरह डाल के, या अपने जो भी आइडेंटिटी से आपने फोन लिए हैं, उस फोन को लेके आप अपने आपके नाम पे जितने भी फोन चल रहे हैं उनकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और अगर मान लीजिए आप भूल गए हैं किसी फोन के बारे में कि भाई ये फोन मेरा था कि नहीं था, तो आप जो भी फोन आप आ रहे हैं उनको आपको कैटेगराइज कर सकते हैं। आप उनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि इसके अंदर ये मेरा फोन है,
या मेरा फोन नहीं है। मान लीजिए आपने खोला, आपके नाम पे 5 फोन आ गए, ठीक है। तो आप उन 5 फोनों में से आपके मान लीजिए बहुत दिनों से आप यूज नहीं कर रहे हैं, एक तो आप उन फोनों को बोल सकते हैं कि मेरा फोन नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है, आप इन्हें काट दीजिए। ठीक है। नंबर 2, आजकल हम जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स देते हैं, आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट्स देते हैं, कोई आदमी उसको मिसयूज करके, उसको धोखाधड़ी करके आपके नाम से फोन ले लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उन फोनों को भी आप बता सकते हैं कि नहीं, ये मेरा फोन नहीं है, आप इस फोन को काट दीजिए। ठीक है। तो इससे आप इससे भी आप धोखाधड़ी से आगे बच सकते हैं। बिल्कुल सर, कई बार देखा जाता है कि हम व्हाट्सएप चला रहे होते हैं, व्हाट्सएप में कई बार ऐसे मैसेज आते हैं कि जिसमें मान लीजिए आरबीआई की तरफ से कोई मैसेज आता है, कई बार वो जागरूक करने के लिए मैसेज करते हैं या बहुत सारे बैंक की तरफ से आते हैं। तो सर उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करें कि क्या वाकई ये आरबीआई की तरफ से या हमारे बैंक की तरफ से या फिर वाकई ये फ्रॉड मैसेज है, कैसे इसकी तहकीक करें? देखिए, उसके अंदर भी 2 तरीके हैं। ठीक है। एक तो एक जनरल जानकारी है जो हम लोग प्रसारित करते रहते हैं भारत सरकार की तरफ से भी, और बैंक्स वगैरह जो भी पोर्टल है वो भी देते रहते हैं कि जब भी आप किसी बैंक के पोर्टल पे जाते हैं तो उस पे HTTPS लिखा होना चाहिए। ठीक है। अगर S नहीं है तो आप उस पोर्टल को यूज नहीं करेंगे। ठीक है। मतलब वो धोखाधड़ी वाला पोर्टल हो सकता है। हाँ। वो है ही, क्योंकि बिना S के पोर्टल चलाएगा नहीं ऑथेंटिक पोर्टल। ठीक है। एक तो आपको ये दूसरा पोर्टल है। दूसरा, हमारे संचार साथी ऐप में भी एक प्रोविजन दिया गया है जिसके तहत अगर आप चाहें तो आप ऑथेंटिक नंबर ढूंढ सकते हैं। कई बार क्या होता है, जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, जो धोखाधड़ी करने वाले लोग होते हैं, वो दूसरे नंबर से डाल देंगे। जैसे आपने सपोज HDFC बैंक का कोई फोन नंबर डाला, तो वो उससे मिलती जुलती साइट बना के, शक्ल बना के कुछ अपने धोखाधड़ी वाले नंबर डाल देंगे। वो HDFC बैंक का नंबर होगा नहीं, लेकिन चूंकि आप उसको कॉल करेंगे तो वो आपको धोखाधड़ी की तरफ ले जा सकते हैं। बिल्कुल। तो आप अगर जाएं साइट पर, संचार साथी पोर्टल या ऐप पे आप जाएं, तो आप वहां जाके उनका ऑथेंटिक नंबर भी ढूंढ सकते हैं, ताकि आप किसी धोखाधड़ी से बचे रहें। सर मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए जैसे बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई भी करती है। टेलीकॉम जो डिपार्टमेंट है अपना, वो ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए क्या कुछ उसने प्रावधान कर रखे? क्योंकि 2023 में कुछ नए कानूनों का जो सृजन किया गया, नए प्रावधान लेकर के आए गए, वो क्या कहता है इनके खिलाफ? जी देखिए, 2023 में दूरसंचार विभाग ने नए प्रावधान प्रसारित किए हैं, उनका वो किया है, और उसके तहत जो पेनल्टीज हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट कर दी गई हैं। और जो कई तरह के जो क्राइम्स है उनको डिफाइन अच्छे से कर दिया गया है, ताकि जो लूप होल्स कई बार लोग उसका फायदा उठा के निकल जाते थे, जो थोड़ी बहुत कमियां पेशी होती थी, वो अब उनसे बच पाएंगे, और उनमें भी उनको अच्छे से इनका पकड़ के उनको कानूनी कार्रवाई उन पे की जा सकती है। ये सब प्रावधान इसमें करे गए हैं। बिल्कुल सर, हम देख रहे हैं कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो 2014 के पहले की जो तस्वीर थी वो तकरीबन 25 करोड़ के आसपास में लोग यूज़ करते थे, जो इंटरनेट यूज़र्स थे। लेकिन अगर हम इस वक्त या 2024 के जो आंकड़े हैं जो हमारे पास निकल करके आए हैं, वो 96.96 करोड़ लोग यूज़ कर रहे हैं। मतलब इन 10 सालों में इतनी तेज़ी से इंटरनेट यूज़र्स की एक बूम आई है। आपको क्या लगता है कि ये आंकड़ा आगे और कितना बढ़ने वाला है, और लोगों को सही इंटरनेट और तेज़ यानी कि क्विक इंटरनेट पहुँचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जी देखिए, एक तो हमारे प्रदाता हैं, सेवा प्रदाता हैं, जैसे आप जानते हैं, ऐसा 3-4 सेवा प्रदाता हैं जो मोबाइल सेवाएं प्रदान करते हैं। लेकिन उनके पूरी कोशिशों के बावजूद जो दूर दराज इलाके हैं, जो गांव के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ कई जगह वहाँ पे वो सेवाएं नहीं पहुँच पाती है ना, कई कारणों से। तो भारत सरकार ने अपनी तरफ से, हमारी एक डिजिटल ब्रॉडबैंड निधि कहलाती है, जिसके तहत भारत सरकार अपने खर्चे पे वहां टावर लगवाता है, जिसको हम आजकल 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट भी है। इन सब प्रोजेक्ट के तहत जो अनकवर्ड इलाके हैं, गांव देहात और जहां पे भी सेवाएं नहीं गई हैं, वहां पे ये सुविधा देने का प्रोग्राम अपने खर्चे पे भारत सरकार कर रही है। और आज की डेट में भी 4G सैचुरेशन में करीब 25,000 टावर भारत सरकार में लगाए हैं कई जगह पे, बहुत से अधिक लग चुके हैं, कुछ थोड़े बहुत जो बचे हैं वो भी लगने वाले हैं। तो ये सेवा जल्दी ही अच्छे से सब जगह पहुंच जानी चाहिए। बिल्कुल सर, कई बार हम देखते हैं ये जो बहुत सारे टावर्स लगे होते हैं, टावर जब हम कहीं शहरों की तरफ कूच करते हैं, गाँवों में जाते हैं, तो जो टावर लगे होते हैं ये दरअसल क्या सरकार के टावर होते हैं या फिर जो कई प्राइवेट कंपनीज होते हैं जो सेवा प्रदाता होते हैं? क्योंकि इसमें भी कई बार जो है स्थिति थोड़ी सी ना समझते नहीं है। और एक चीज़ इसमें और भी फ्रॉड निकल करके आता है, कई बार लोग टावर लगाने के नाम पर फ्रॉड करने लगते हैं कि भाई साहब हम आपकी ज़मीन पर ये टावर लगाएंगे और हम इसके बदले में आपको इतना पैसा देंगे, ये सारी चीज़ें देंगे। सर ये स्थिति कैसे हम तस्दीक करें कि ये कैसे क्या है? देखिए, ये इसको टावर फ्रॉड कहते हैं जी। टावर फ्रॉड के अंदर क्या होता है कि कोई आदमी आपको मैसेज भेजेगा, ईमेल डालेगा, व्हाट्सएप करेगा कि हम यहाँ पे टावर लगाएंगे। ठीक है। टावर लगाने के लिए हम आपको 50,000 रुपये, 25,000 रुपये हर महीने आपको रेंट देंगे, आपको उसका
वो देंगे, भुगतान करेंगे, लेकिन आप पहले हमें 5,000 रुपए दे दीजिए, तब हम आपके यहाँ टावर लगाएंगे। बिल्कुल। तो उसमें अक्सर होता क्या है कि वो आदमी फिर टावर कभी लगेगा नहीं और 5,000 लेके आपके साथ धोखाधड़ी के आप शिकार बन जाते हैं जी। तो ऐसे केसेस में हम ये बोलते हैं कि कोई भी आपको टावर लगाने के लिए ऐसे अप्रोच नहीं करता, ये तरीका नहीं होता है। टावर लगाने के लिए जो कंपनियां होती हैं, भारत सरकार ने जो जिनको लाइसेंस दिया हुआ है, जो ये आप नाम सुनते हैं, जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं, BSNL भारत की कंपनी है, भारत सरकार की, तो ये सब को एक उनकी एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत वो खुद चिन्हित करके उनके टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर फिर आपको अप्रोच करते हैं। कोई ऐसे मैसेज भेज के नहीं करता। तो मेरी सलाह ये रहेगी सभी नागरिकों को कि इस तरह की मैसेजों से बचें और उनमें धोखाधड़ी में ना आए, ऐसे टावर नहीं लगाए जाते हैं। सर, कहा जाता है कि दुनिया में जो सबसे सस्ता डेटा है वो हमारे भारत में जो है प्रोवाइड कराया जाता है। सर, ये कैसे संभव हो पाया कि पूरी दुनिया जहां एक और महंगे डेटास को जो है बेच रही है, सब कुछ कर रही है, हमारे भारत में उसी डेटा को इतने सस्ती दरों में दिया जा रहा है, कैसे सर? देखिए, ये कंबाइंड एफर्ट है भारत सरकार का और जो भी टेलीकॉम प्लेयर्स हैं सब मिलके इस ओर प्रयास कर रहे हैं और सुविधाओं को मतलब सभी नागरिकों के उनके उसमें आ सके, उनके अप्रोच में आ सके, इसकी तरफ ये पूरी कोशिश की जा रही है और ये उसी का नतीजा है कि आप देख रहे हैं। और जैसे जैसे टेलीकॉम का और विस्तार होगा और सभी प्लेयर्स मिलके, उसमें गवर्नमेंट भी है, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, उसमें सरकारी कंपनियां भी हैं, सब मिलकर प्रयासरत हैं कि इसको सस्ती से सस्ती दर में दी जाए ताकि जनता को, नागरिकों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। सर, जब डेटा की बात हो रही है और सेवा प्रदाताओं की, तो सर एक बहुत बेसिक सा सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे नागरिक अक्सर ये सवाल करते हैं। सर, कई बार होता है कि अगर हम डेटा कंपनी से खरीदते हैं और डेटा 24 घंटे के अंदर चलाने की बात रही तो वो 12 बजे से पहले ख़त्म हो जाता है। अगर ख़त्म हो गया तो दोबारा मतलब आगे का डेटा नहीं मिलता है। लेकिन वहीं जो कंपनियां होती हैं वो ऐसा करती हैं कि जो डेटा आपका है, आपने मान लिया दिन भर नहीं यूज़ किया और वो डेटा आपका बचा रहेगा, लेकिन 12 बजे के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। तो जो बचा डेटा है वो वापस क्या मिल सकता है, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि कम हो गया तब तो वो तुरंत जो है आगे इंटरनेट नहीं यूज़ करने दे रहे हैं, लेकिन अगर हमारा बच गया है, जो शेष डेटा बच गया है, उसका यूटिलाइज कैसे हो, इस पर कोई बातचीत? इसके अंदर मैं आपको एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दूं कि ये सारा जो सेवा प्रदाता कंपनियां हैं ये उनके विस्तार से उनके क्षेत्र में आता है, लेकिन जो भारत सरकार की तरफ से जो TRAI है, जो TRAI ये प्लान्स के ऊपर नजर रखती है और उसके अंदर कुछ बेसिक मानक उन्होंने डिफाइन किए हैं, उन मानकों के तहत उनको प्रदान करना होता है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, ज्यादातर प्लान्स के अंदर जो मोबाइल के प्लान्स होते हैं उनके अंदर डेटा रोल ओवर की फैसिलिटी होती है कि भाई डेटा रोल ओवर, लेकिन वो कुछ महीने, एक जैसे महीने का प्लान है तो महीने में ओवर रोल हो जाएगा या अगले महीने में भी होता है, ये लेकिन अलग अलग प्लान पे डिफाइन करता है। इसमें भारत सरकार कुछ डायरेक्ट प्लान अपनी तरफ से तय नहीं करती है, लेकिन ये जानकारी सब प्रदाताओं के वेबसाइट पे मिलती है और मेरी ये सलाह रहेगी कि नागरिक जब वो प्लान खरीदते हैं तो ये सब जानकारी देख लें, उसको चेक कर लें, उसको परख के फिर उसको लें। लेकिन डेटा रोल ओवर एक फैसिलिटी होती है, मोस्टली सब प्लानों में मिलती है आज। बिल्कुल। सर, डेटा की बात हो रही है तो कई बार देखा जाए हम 5G के दौर में चल रहे हैं, 6G की बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि कितने वक्त में और क्या कुछ तैयारियां हैं 6G लाने के लिए और क्या कुछ तैयारी चलने, कब तक आ जाएगा सर ये? देखिए, मुझे बताते में खुशी है कि भारत सरकार की तरफ से 6G में जो भी नवाचार है, इनोवेशंस हैं और उसके जो स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं, उसके अंदर भारत सरकार की तरफ से जो दूरसंचार विभाग और जो भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, साथ में हमारे सब कंपनियों वाले भी हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जो भारत सरकार की बड़ी बड़ी नामी ग्रामी संस्थाएं हैं, एजुकेशन, सब साथ में मिलकर 6G के इनोवेशन में सहयोग कर रहे हैं। और भारत सरकार का ये मानना है कि 4G हम लोग सबके बाद में लेके आए सारी दुनिया से, 5G हम ऑलमोस्ट सबके साथ में आए, लेकिन 6G में भारत नेता बन के उभरेगा और सबसे पहले 6G में भारत आगे आएगा। तो हमारा ये मानना और उम्मीद करनी चाहिए कि जो भी नवाचार के हमारे प्रयास पूरे चल रहे हैं वो जल्दी सफल होंगे और 6G भारत में दुनिया में सबसे पहले आए और सबसे जल्दी आएगा। बिल्कुल, काफ़ी खुशी की बात है कि 6G जो है वो बहुत जल्द आने वाला है और हमें लगता है कि सबसे पहले भारत में ही आएगा और भारत जो इस मामले में लीड करेगा। लेकिन सर, जब 6G, 4G, 5G की बात होती है तो एक तरफ एक ऐसी भी आवाज़ें उठती हैं कि ये जो 6G आता है तो इससे कहीं ना कहीं रेडिएशन के खतरे, बहुत सारे नुकसान, हेल्थ इशू, कहीं ना कहीं जो परिंदे होते हैं, कुछ जानवरों को भी नुकसान होता है। क्या वाकई में ऐसा है या फिर ये सिर्फ एक मिथ है? थोड़ा सा इस पर सब जानकारी दें। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और
मैं इसके बारे में ये स्पष्ट कर दूं जी कि जो भी ये मोबाइल टावर लगाए जाते हैं जी उनका एक रेडिएशन स्टैंडर्ड होता है कि जितनी है। किरणें उनसे निकलती हैं उनका एक मानक बनाया हुआ है और ये मानक पूरे विश्व में तय होता है। तो और भारत के अंदर ये भारत सरकार ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो पूरे विश्व का स्टैंडर्ड है उससे हमने लगभग आधा स्टैंडर्ड अपने यहाँ तय किया है। तो उदाहरण के तौर पे कहूँ कि अगर किसी और पूरे विश्व में 5 वॉट का आपका रेडिएशन होना चाहिए तो हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड 2.5 वॉट का रखा हुआ है। और रेगुलरली भारत सरकार, हम जो दूरसंचार विभाग के हमारे फील्ड के स्टाफ हैं उसको लगातार इनको चेक भी करते हैं और समय समय पर जाके हम लोग औचक इंस्पेक्शन भी करते हैं और उनको रेडिएशन को नापते हैं और हमेशा वो ठीक ठाक रहे और ताकि किसी को नुकसान ना रहे ये। और इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि और इसका कोई ये लोगों में जो बहुत तरह के मिथक फैले हुए हैं बीमारियों को लेके या कुछ और जो आपने वर्णन किया, इसका कोई साइंटिफिक आधार अभी तक नहीं है। इवन WHO भी इन चीज़ों को नकार कर चुका है। तो चूंकि ये सेवाएं हैं और सबके लिए जरूरी हैं तो हमें जो साइंस कह रहा है, जो विज्ञान कह रहा है उसको मानना पड़ेगा और उसके साथ सबको आगे बढ़ना चाहिए। और सरकार कहीं ना कहीं जो तय मानक है, मानक के अनुरूप ही चीजों को चला रहा है, क्योंकि सरकार हमेशा से ये चाहती है कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वप्रथम रहे और उनको सेवाएं हम जो है प्रोवाइड कराते रहें। सर, अगर हम दूरसंचार की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे निवेशक भी होते हैं जो इसमें इस दिशा में आगे आना चाहते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स भी करना चाहते हैं। इस दिशा में क्या कुछ है? अगर मान लीजिए कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है, कोई निवेश करना चाह रहा है तो उनके लिए क्या कुछ प्रावधान है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? स्टार्टअप्स को हमारे एक स्पेशल TTDF फंड है जी, जिसके तहत हम स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट करते हैं। स्टार्टअप्स को अपना, अभी एक इंडिया मोबाइल कांग्रेस हुआ था पीछे 1 महीने 2 महीने पहले दिल्ली में, वहां भी राजस्थान से करीब 5 स्टार्टअप्स को हमने वहाँ फ्री स्टॉल दिलवाया था ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स वहाँ डिस्प्ले कर सकें और अपने जो बाकी जो इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं, जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं, उनसे इंटरेक्ट कर सके ताकि उनको और स्कोप आगे बढ़ने का मिले। तो स्टार्टअप्स की तरफ भी भारत सरकार का, दूरसंचार विभाग की तरफ से पूरी कोशिश है और स्पेशली टेलीकॉम फील्ड में कि नए नए नवाचार वहाँ से निकले और स्टार्टअप्स को पूरा सपोर्ट करने का पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है जिसके अंदर स्टार्टअप्स जाएं, वहाँ अपना रजिस्टर करके उन फैसिलिटीज का फायदा उठा सकें। भारत ने UPI के क्षेत्र में काफ़ी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा UPI यूजर्स कहीं ना कहीं जो भारत है और जो प्रदाता भी हम ही हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस दिशा में इस चीज़ को और मजबूत करने के लिए टेलीकॉम जो डिपार्टमेंट है वो कैसे अपना रोल अदा करता है? देखिए, ये UPI हुआ या कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, वो सारी चीज़ें संचार के किसी ना किसी माध्यम से चलती हैं जी। और हम जानते हैं कि मोबाइल उसमें सबसे एक अधिक वो है। तो UPI को बढ़ावा मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना उसको बढ़ावा मिल रहा है उतने ही जो धोखाधड़ी वाले लोग हैं वो उसका फायदा भी उठाना चाहते हैं। तो इसीलिए जैसे हमने संचार साथी ऐप की पहले बात की कि इसमें सुरक्षा को, साइबर सुरक्षा को इतना मजबूत कर दिया जाए कि कम से कम लोग धोखाधड़ी का शिकायत हों और इतनी जागरूकता लोगों को फैलाई जाए कि कोई भी सस्पेक्टेड अगर इस तरह से कोशिश करता है तो उसकी कोशिश नाकाम हो जाए। बिल्कुल सर, हमने पिछले दिनों देखा कि सैटेलाइट यहाँ से जो है भेजा गया, भारत की तरफ से लॉन्च किया गया है, जो ये कहता है कि जैसे कि अभी तक जो टावर्स होते थे, आने वाले समय में ये टावर्स की भूमिका खत्म हो जाएगी, सारी चीज़ें लगभग वो सैटेलाइट से ही चलेंगी। सर, ये क्या चीज़ है और कैसे काम करेगा? फ्यूचर कैसा होगा मोबाइल्स का और इंटरनेट का? नहीं, देखिए, आज ये कहना ठीक नहीं होगा कि सब टावर भूमिका खत्म हो जाएगी टावर की, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आज की डेट में जो सैटेलाइट है वो उन जगहों पे दूर संचार सेवाएं पहुंचाने के लिए बहुत लाभकारी है जहां पर आप टावर नहीं लगा सकते। आप देखते हैं भारत बहुत विशाल देश है, पहाड़ी इलाके हैं, बहुत दुर्गम इलाके हैं जहाँ पे सड़कें भी जाने में बहुत दिक्कत होती है, साजो सामान ले जाना दिक्कत होती है। उन इलाकों को कवर करने के लिए सैटेलाइट की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और सैटेलाइट उसमें बहुत भूमिका निभा भी रहे हैं। जो आपके नॉर्थ ईस्ट का इलाका है हमारा, जम्मू कश्मीर और जो भी पहाड़ी इलाके हैं उत्तराखंड उस तरफ, ये वहाँ पे दूरसंचार देने के लिए ये सैटेलाइट का उपयोग हो भी रहा है और हमेशा से होता रहा है। और जैसे जैसे ये सुविधा बढ़ेगी और ज्यादा इलाकों में सैटेलाइट का उपयोग चलेगा, लेकिन साथ साथ ये मोबाइल टावर भी अपना काम करते रहेंगे। जी। सर, हम देख रहे हैं कि 100 करोड़ से ज्यादा जो है वो मोबाइल यूजर्स हैं, स्मार्टफोन्स यूजर हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं मोबाइल हर घर में पाया जाता है। लेकिन अगर हम टेलीफोन की बात करते हैं सर, 2014 के पहले क्या कुछ स्थिति थी टेलीफोन की, और आज टेलीफोन कितना एग्जिस्ट करते हैं? क्या उनका जो सब्सक्रिप्शन है, क्या उनके जो खरीदार, उनके उपभोक्ता बढ़ रहे हैं, उनमें कमी आ रही है? सर, इस पर थोड़ी बातचीत।
आप लैंडलाइन टेलीफोन ये की बात लैंडलाइन करें, जो टेलीफोन पुराने की बात- टेलीफोन हाँ, हुआ हाँ, करते टेलीफोन थे। की बात कर रहा हूं। देखिए उसके बारे में ऐसा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार होता है पुरानी चीज़ें थोड़ी कम इस्तेमाल में हो जाती हैं और नई चीज़ें ज़्यादा आगे चलती हैं। तो मोबाइल चूंकि बहुत सुविधाजनक है, आपको हमेशा कहीं भी उठा के चल दीजिए, आप हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, जबकि लैंडलाइन फोन एक जगह फिक्स जगह आपका इस्तेमाल हो जाता है। तो इसलिए वो जो पहले कॉपर बेस चलते थे पुराने टेलीफोन, उनका इस्तेमाल आजकल बहुत कम हो चुका है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, लेकिन आज भी जो ऑफिस हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, संस्थाएं हैं, जहां पे आपको बहुत सारे फोन लगाने हैं, जैसे कोई एजुकेशन संस्था है, कोई बहुत बड़ा अफसर है, भारत सरकार के कई दफ्तर हैं, वहां पे आज भी लैंडलाइन टेलीफोन बहुत सुचारू रूप से चल रहे हैं, बल्कि उनकी डिमांड भी बढ़ रही है। लेकिन साथ साथ ये भी बता दें कि जो डेटा का कंजम्पशन है वो इतना अधिक होता जाता है कि साथ साथ FTTH का इस्तेमाल भी चल रहा है। जो टेलीफोन आपके फाइबर पे चलते हैं, अब उनका प्रचलन बढ़ रहा है, और जैसे जैसे जरूरतें बढ़ेंगी उनका प्रचलन भी और एक डेटा भी यही कहता है कि भारत में कुल टेलीफोन कनेक्शन जो 2014 में मार्च तक थे, हमारे पास जो है 933 मिलियन से बढ़कर अक्टूबर में 2024 में 1188.70 मिलियन हो गए। यानी कि जो टेलीफोन यूजर्स थे, ये जो लैंडलाइन यूजर, उनकी संख्या कहीं ना कहीं बढ़ी है। अपने आप में एक बड़ी चीज है, क्योंकि मोबाइल के इस दौर में भी लोग टेलीफोन का यूज कर रहे हैं। अपने आप में ये बड़ी बात है और कहीं ना कहीं परंपरा को एक जीवंत रखने की भी दिशा में एक बड़ा कदम है। सर, चूंकि हम अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं और सर आपसे यही जानना चाहेंगे, एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि भविष्य में जो मोबाइल या इंटरनेट की जो यूज करने वाले जो उपभोक्ता हैं, उनकी संख्या क्या होगी और क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? शहरों में तो आपकी टेलीफोन की सेवाएं बहुत अच्छे तरीके से बढ़ चुकी हैं, और हम ये पाते हैं कि शहरों में जो टेली डेंसिटी है वो 1,000-100 से भी ज़्यादा है। लेकिन अभी भी ग्रामीण और जो थोड़े दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ अभी भी जो टेली डेंसिटी है, अभी काफ़ी गुंजाइश है उसमें बढ़ने की। तो ये तो मानिए कि जैसे जैसे विकास होगा और नई नई स्कीम्स आएंगी, योजनाएं आएंगी, और आपने कहा था सस्ते डेटा दर की बात की थी, जैसे डेटा रेट और सस्ता होगा तो मुझे पूरा यकीन है कि मोबाइल संख्या और बढ़ेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ ले सकें, और जो भी अपने जीवन में विकास करना चाहते हैं वो उनको पूरा मौका मिले। तो बिल्कुल मुकेश जी, एक नए तरीके के विषय पर आज जो इतनी अपनी अहम जानकारी दी, जिस नज़रिए से दर्शक या उपभोक्ता सोचता ही नहीं था, वो सारी जानकारी आज आपने इस चर्चा के माध्यम से दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तो दोस्तों, जिस तरीके से अभी आपने आज की इस चर्चा में काफ़ी कुछ जानकारियों में आपके इजाफा होगा, किस तरीके से जो दूरसंचार विभाग है वो हमारे और आपके लिए कैसे काम कर रहा है, ताकि जो डिजिटल ठगी है, डिजिटल अरेस्ट वाली जो घटनाएं हैं वो कम हो सके। और इसके साथ ही साथ आपसे एक अपील भी करना चाहूँगा आखिरी में कि सरकार के द्वारा संचार साथी ऐप जो है लॉन्च किया गया है, आप इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। और कभी भी आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, या आपके नाम से कितने सिम चल रहे हैं, या फिर क्या कुछ दिक्कतें हो रही डिजिटल माध्यम से, आप इस पर जो है रजिस्टर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और आप इससे छुटकारा भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की चर्चा में इन्हीं बातों के साथ फिलहाल इतना ही। अगले चर्चा में किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।